तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट किया जाता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक, जब इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, वो थ्योरी का पार्ट है पूरा। ऑब्वियसली एक एक चीज नहीं लिखूंगा, आपका टाइम सेव करूंगा। तो इसको अच्छे से समझ के बिल्कुल आपने वैसा लिखना है जैसा पीडीएफ नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो आप लिखाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि इसकी जो वर्किंग है वो किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बच्चों अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब करंट कैरिंग, ऑर्डर में देखना है आपको ये लेक्चर्स, ठीक है ना। हाँ, ऑर्डर में नहीं देखोगे तो फिर अगर आपको चैप्टर आता फिर तो ठीक है कि आपको चैप्टर आता है, आप ये टॉपिक रिवाइज करने आए हो, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको ऑर्डर में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आए। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। कंडक्टर मतलब कॉइल की शेप में होना चाहिए। अगर स्ट्रेट कंडक्टर रखोगे तो फोर्स लगेगी, लेकिन अगर लूप की फॉर्म में आपका कंडक्टर, जैसे रेक्टेंगुलर लूप हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो घूमेगा। समझ में आई बात? तो इस चीज को ना हम लोग यूज कर सकते हैं करंट को चेक करने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक वायर है और हम चेक करना चाहते हैं कि उसमें करंट है या नहीं, तो क्यों ना हम उस वायर के दोनों एंड्स को एक लूप से जोड़ दें जो लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो अगर उस वायर में करंट होगा तो लूप से भी करंट पास होगा, और क्योंकि वो लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो लूप जो है उस पर टॉर्क लगेगा। वहां से पता लग जाएगा कि इस वायर में करंट था। और अगर लूप पे टॉर्क नहीं लग रहा है, लूप नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी वायर में करंट नहीं था। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, हम जानना चाहते हैं इसमें करंट है या नहीं, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक ऐसे लूप से जो रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ में रखा है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके बेसिस पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर इस वायर में करंट होगा तो यहां से पास होगा और यहां लूप में से जाएगा, तो लूप में टॉर्क लगेगा, लूप घूमेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो लूप अगर घूम रहा है तो इसका मतलब इस वायर में करंट है, नहीं घूम रहा है तो मतलब नहीं है ना। तो इसी चीज को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं और उसके दो एंड्स खुले छोड़ देते हैं, ताकि वो हम उस सर्किट में कनेक्ट कर सकें जिसमें हम करंट डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो अब इसी चीज को थोड़ा सा और फैंसी बनाया गया। फैंसी तो नहीं, मतलब थोड़ी और चीजें इसमें ऐड करी गई हैं ताकि स्मूथली सारा काम चलता रहे हमारा। तो ये दिखाया गया है टॉप व्यू, लेकिन जब तक साइड व्यू नहीं देखेंगे अपने को समझ में नहीं आएगा ये है क्या। साइड व्यू की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ ये सिलेंड्रिकल शेप का एक पीस है। ठीक है, अभी उस पर आता हूं मैं। सिलेंड्रिकल शेप का एक पीस है, और इस सिलेंड्रिकल शेप के इस पीस के ऊपर हमने एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लगा दिया ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? ये फ्रेम था एक रेक्टेंगुलर, इसमें ऐसे पीस को फिट कर दिया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक, और उस फ्रेम के ऊपर हमने लपेट दी कॉइल, कॉपर की बनी हुई बहुत पतली वायर से हमने बना दिया कॉइल और उसको इस फ्रेम के ऊपर ऐसे लपेट दिया। ये फ्रेम जो है किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, मेटल्स जनरली। ये फ्रेम जनरली बना होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है बहुत हल्का। हल्का क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर हमने कॉपर की बनी हुई बहुत पतली वायर से ऐसे कॉइल बना के लपेट दी, और उस कॉइल का जो एक एंड है, उस कॉइल के दोनों एंड, एक एंड यहां होगा, एक एंड यहां होगा, उस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने फ्री छोड़ दिया। ओके, और इस अरेंजमेंट को हमने रख दिया है दो मैग्नेट्स के बीच में।
अब ये दोनों एंड्स जो फ्री हैं, आप इन दोनों एंड्स को उस वायर के दोनों एंड्स में कनेक्ट कर दो जिसमें आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि करंट है या नहीं। और फिर अगर उसमें करंट होगा तो इस कॉइल से भी पास होगा, इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा, ये घूमेगी। अब इसी चीज को जरा टॉप से देखो, ऊपर से जब आप देख रहे हो तो आपको यहां से दिखाया जा रहा है ये वाला डायग्राम में, तो इस तरफ यहां पे जो दो मैग्नेट्स होंगी वो यहां पे आपको दिखाई गई हैं। ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक। अभी बताते हैं फेरोमैग्नेटिक की जरूरत क्या है। ये टॉप व्यू दिखेगा यहाँ पे, तो टॉप व्यू जो है वो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा वो वाला, और ये कॉइल दिख रही है ये वाली, ये दो मैग्नेट्स हैं। ये कॉइल, ये जो सॉफ्ट आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक होता है, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो अदरवाइज ऐसे स्ट्रेट होती है इन मैग्नेट्स की नॉर्थ टू साउथ, वो कन्वर्ज करेंगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का काम ही वो है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास होती। ठीक है, इससे होगा क्या? अब ये सारी चीजें क्यों करी? नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम एल्यूमिनियम का क्यों लगाया, सॉफ्ट आयरन का पीस क्यों लिया? अब जरा ध्यान से समझो। अब अपने को कहानी समझ में आ गई कि ये साइड से कैसा दिखता है और टॉप से कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये जब इसमें करंट पास होगा, इस पे टॉर्क लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हमने क्या किया, इससे एक नीडल अटैच कर दिया है और नीडल के साथ एक स्केल लगी हुई है। अपने को सिर्फ यही चीज दिखती है, ये पूरा डब्बे में बंद होता है और डब्बे के बाहर दो स्क्रूज लगे होते हैं। एक स्क्रू में डब्बे के अंदर से ये वाला हिस्सा कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला हिस्सा कनेक्टेड है। तो स्क्रूज को खोल के जब आप बाहर वाली वायर बांधते हो और स्क्रू को टाइट करते हो तो फिर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं बाहर वाले वायर के एंड से। ठीक, तो जब ये टॉर्क इस पे लगेगा, ये घूमेगा तो ये निडल हिलेगी। निडल के हिलने से अपन डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इसमें करंट हो। तो ये पूरी कहानी है। ठीक, तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग इसलिए लगी हुई है ताकि जब ये कॉइल पे टॉर्क लगे और ये घूमे, और तब अब एक टाइम पे क्या होगा, करंट पास थोड़ी होता रहेगा। हाँ, हमने करंट डिटेक्ट कर लिया, चलो जी अब हमने इसको कॉन्टैक्ट तोड़ दिया इसका बाहर वाले सर्किट से, तो कॉइल घूमी रह जाएगी। तो कॉइल को वापस लाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है ताकि जो कॉइल है वो वापस आ जाए। तो जब इसमें से करंट पास होगा तो इस कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा? इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा N B A I sin phi। टॉर्क कितना लगता है ना करंट कैरिंग कॉइल पे, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था। तो अब हम चाहते हैं कि ये टॉर्क जो है वो बहुत ज्यादा लगे ताकि कम से कम करंट को भी डिटेक्ट किया जा सके। सोचो, अगर आई बहुत कम हो लेकिन फिर भी टॉर्क बहुत ज्यादा हो तो छोटे से छोटे करंट की वजह से भी इसमें ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, तो छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो उसके लिए क्या करें कि टॉर्क बाकी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन्हें मैक्सिमम रखा जाए, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया। लेकिन इसकी बात करते हैं सबसे पहले। साइन फाई मैक्सिमम तब होता है जब थीटा या फाई 90 डिग्री होता है, और फाई जो है वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। तो ये वाला हमारा जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये वाले कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, है ना। तो क्या होगा कि आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर के फेरोमैग्नेटिक होने की वजह से इस तरीके से कन्वर्ज करी हैं कि कहीं पर भी आप अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कॉइल के पैरेलल होगी। कॉइल की पोजीशन कुछ भी हो, अभी कॉइल ऐसे है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल है, कॉइल ऐसे हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, कॉइल ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली पैरेलल है। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियस के अलोंग है, सेंटर से पास हो रही हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का कोर यहां प्लेस किया गया है ताकि हमारा फाई 90 डिग्री हो जाए और जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाए। फिर हम क्या करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है कॉइल के आसपास, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने पास कन्वर्ज कर लेता है, जिससे कि बी बढ़ जाता है,
एरिया हम जितना मैक्सिमम रख सकते हैं कॉइल का हम रख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा रख सकते हैं रख देते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फिर कॉइल बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, टॉर्क लगना मुश्किल हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का फ्रेम इसीलिए रखते हैं क्योंकि हल्का होता है एल्यूमिनियम, तो भारी नहीं हो पाएगा इससे कॉइल, तो कम से कम करंट पे भी टॉर्क लगेगा तो इजीली घूम पाएगा हल्केपन की वजह से। ठीक, तो ये हमारा जो है ये हमारा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हमारा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NBAI, साइन फाई हो गया 90। और टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क होगा K थीटा। स्प्रिंग जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, थीटा एंगल पे अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, K थीटा। K हो गया स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग टॉर्क, जब एक इक्विलिब्रियम आएगा इसका तो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है बराबर होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम तब आएगा ना जैसे आपने करंट पास किया तो ये कॉइल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, और क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्प्रिंग उसको और होने नहीं दे रहा, तो वहां इक्विलिब्रियम आ गया। उस केस में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो बराबर होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे रखें K/NBA इंटू थीटा इक्वल टू आई, तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, ये पूरा तो कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको G से डिनोट करते हैं हम, G से। देयरफॉर इस इक्वेशन से अपने को क्या पता चला कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये पूरा कांस्टेंट है ना, K कांस्टेंट, N कांस्टेंट, B कांस्टेंट, A कांस्टेंट, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G से डिनोट करते हैं। तो अपने को पता चला कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इस फंडे को यूज करके हम इससे ना सिर्फ करंट डिटेक्ट करते हैं बल्कि मेजर भी करते हैं, इसको एमीटर में कन्वर्ट करके, जो आपका अगला टॉपिक है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके अंदर है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं IS से, करंट सेंसिटिविटी IS। करंट सेंसिटिविटी क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए कितना सेंसिटिव है। इस बात का मतलब यह है उस गैल्वेनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बोला जाएगा जो कम से कम करंट भी डिटेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर करंट को तो डिटेक्ट कर लेता है, उससे छोटे को नहीं कर पाता है। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1 एम्पियर तो बहुत बड़ी बात होती है गैल्वेनोमीटर के लिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर से छोटे करंट पे उसका जो पॉइंटर है वो हिलता ही नहीं है, मतलब उसके अंदर का कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं होता। और हमारे पास एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है जो 0.1 एम्पियर के करंट से भी जिसका पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हुआ, जो 0.1 को मेजर कर सकता है। तो करंट सेंसिटिविटी को मेजर कैसे करें, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कम से कम करंट पास करने पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो। डिफ्लेक्शन हम लोग मेजर करते हैं थीटा एंगल से कि कितना ट्विस्ट हुआ है कॉइल में, कितना एंगल पे कॉइल जो है वो ट्विस्ट हुआ है, जो पीछे अभी हमने थीटा देखा, K थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क के अंदर। सो करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन produced in galvanometer coil when unit current is passed through it. When unit current is passed through it, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन होगा जब उसमें से यूनिट करंट यानी 1 एम्पियर का करंट पास किया जाएगा। ऑब्वियसली दो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में 1 एम्पियर करंट पास करा तो जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो छोटे से छोटे करंट से भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो करंट सेंसिटिविटी जिसका सिंबल होता है IS, उसको हम लोग, उसका फॉर्मूला हमारा बनता है थीटा बाय आई, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। और पीछे
हमने I बाय थीटा की वैल्यू निकाली थी, जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया था, तो जो करंट सेंसिटिविटी है IS वो है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था I बाय थीटा, ये है थीटा बाय I, तो IS हो गया हमारा NBA डिवाइडेड बाय K, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया ये। अब वो जो हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था वो K अपॉन NBA था, तो IS कितना हो गया NBA अपॉन K, और हम चाहते हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आ रहा है NBA और K। तो टू इंक्रीज current sensitivity, to increase current sensitivity, number one increase n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर टू इंक्रीज b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, नंबर थ्री इंक्रीज एरिया a। लेकिन ये तीनों चीजों को कितना हद तक इंक्रीज कर सकते हो भाई, हम तो ये चाह रहे हैं ना कि कम से कम करंट पास करने पे भी ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट हो कॉइल के अंदर। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो हमारा जो कॉइल है वो बहुत बल्की हो जाएगा, तो फिर तो उसमें ट्विस्ट आसान नहीं होगा। तो हम एक इंक्रीज n को एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, b को एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, a को एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है k, यानी कि k को हमको क्या करना चाहिए, k को हमको क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। इसलिए हम यूज करेंगे एक ऐसा मटेरियल जिसका k मिनिमम हो, और ऐसा मटेरियल जिसका k मिनिमम है वो है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज मतलब एक एलॉय है ये, कॉपर का, टिन का और फॉस्फोरस का। ये हमने एक ऐसा एलॉय बनाया है जिसका के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट मिनिमम है। मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कम स्प्रिंग कांस्टेंट उस मटेरियल का है जो लचीला होता है, जो आसानी से ट्विस्ट हो जाएगा। हमें यही चाहिए, ये नहीं कि हमने स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया कॉइल पे और हमने करंट पास किया और वो स्प्रिंग इतना स्टिफ है कि करंट तो हमने पास कर दिया कॉइल में, लेकिन कॉइल डिफ्लेक्टिव होने को नहीं आ रहा क्योंकि स्प्रिंग उसको होने ही नहीं दे रहा। तो हमें लचीला स्प्रिंग चाहिए, जो कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज का अगर बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका के मिनिमम होता है। और करंट सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट है, करंट सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट है वो है थीटा बाय आई। क्या बनेगी एसआई यूनिट, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। फिर होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखो, अगर तुम गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स के बीच में, जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की उसके दोनों एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दो, तो उसमें जो एंगल पे, जितने एंगल पे ट्विस्ट होगा वो उसको नोट कर लो, तो वही कहलाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन galvanometer coil when 1 volt potential difference is applied across its ends. When 1 volt potential difference is applied across its ends, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से कितना ट्विस्ट होगा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया थीटा डिवाइडेड बाय
V, और क्योंकि V होता है IR, तो थीटा की जगह V की जगह लिख सकते हैं IR, और थीटा बाय I होता है IS, तो VS होता है IS बाय R। ओम्स लॉ मत लगा देना कि VS इक्वल टू IS इंटू R, ठीक। और इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है, बताओ थीटा बाय V, रेडियन पर वोल्ट। एक क्वेश्चन आता है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े। यहाँ पे तो फॉर्मूले में क्लियरली लग रहा है कि IS अगर बढ़ाएंगे तो VS बढ़ेगा, बट करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, बिकॉज करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अगर तुम सपोज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी कॉइल की, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। तो IS बढ़ाने से जो है R भी बढ़ जाएगा, तो R डिनोमिनेटर में है, R बढ़ने से हो सकता है कि R इतना ज्यादा बढ़ जाए कि VS कम हो जाए। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है हमेशा की वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। तो ये पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, इतनी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में।